नाज़रीन, पहले इल्जाम लगाओ, ढिंडोरा पीटो, फिर जाकर तहकीकात शुरू करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत ना सही, तरतीब पर जरूर सवाल उठाए जा सकते। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के कौमी असम्बली में बयान के बाद कौमी एयरलाइन मुश्किल में पड़ चुकी है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को शक की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पायलट्स को शक की नजर से देखा जा रहा है। इनकी काबिलियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। यूरोप और बरतानिया में PIA की परवाजों पर 6 माह के लिए पाबंदी लग गई है। फजाई ऑपरेशन का इजाजतनामा मुअत्तल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम फजाई कंपनीज को अपनी मंजूर करदा फहरिस्त से निकाल दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी खत लिखकर वजाहत मांग ली है। वियतनाम ने भी तमाम पाकिस्तानी पायलट्स उनको ग्राउंड कर दिया। इसकी वजह से वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का ये इंकशाफ है कि पाकिस्तान में 860 में से 262 पायलट्स ने लाइसेंस धोखाधड़ी से हासिल किया, अपनी जगह किसी और से इम्तिहान दिलवाया। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। पैसे जैसे होता है आम आदमी के लिए होता है कि पैसे दे के एक डमी कैंडिडेट बैठा दिया जाता है। अगर पाकिस्तान के 30% पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं तो ये बहुत ज्यादा तशवीश की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि वजीर हवाबाजी इन्हीं लाइसेंस के हवाले से कम 3 बार मौक़िफ़ बदल चुके। पहले उन्होंने लाइसेंस हासिल करने के तरीक़ाकार में धोखाबाजी का इंकशाफ किया, फिर इन्हीं लाइसेंसेस को जाली का और फिर इन्हीं लाइसेंस को मुश्तबा का। अब जाहिर है वजीर हवाबाजी को एक गलत लाइसेंस, एक जाली लाइसेंस और एक मुश्तबा लाइसेंस में फ़र्क तो मालूम होगा। में मेरिट की दजियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन एंड इंडिक्टेड हैं वो 262 हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। और फिर इन सब ऐलानात और इल्जामात के बाद मालूम हुआ कि अभी तो अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। असल इंक्वायरी तो अभी होनी है। अभी तो जो एक प्रोसीडिंग है, आगाज है, वो तो हुआ ही नहीं। जब होगा तब फिर शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, फिर सवाल पूछे जाएंगे। यानी ढिंडोरा पहले ही पीट दिया गया। कार्रवाई के बाद अभी कार्रवाई बाद में की जानी है, लेकिन उसकी गूंज पहले सुनाई दे रही है। पार्लियामेंट में तकरीर भी हो गई, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई, लेकिन तहकीकात वो अभी होनी है, नाम अभी आने हैं। वजीर हवाबाजी ने पायलट्स के लाइसेंस के बारे में बयान 24 जून को दिया था, कौमी असम्बली में दिया था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो भी की थी, लेकिन 2 दिन बाद भी PIA को उन पायलट्स की फहरिस्त नहीं भेजी गई जिन्होंने धोखे से लाइसेंस हासिल किया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर लाइसेंस की रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए और कोई हादसा हो जाए तो खून मेरी गर्दन पर होगा। लेकिन हुकूमत गुज़िश्ता साल फरवरी से ही इस बारे में आगाह थी, इंक्वायरी भी करा ली गई थी। इसके बावजूद हुकूमत कराची तैयारा हादसे का इंतजार करती रही। फिर इस हादसे में जानी नुकसान का जिम्मेदार किसे करार दिया जाए? सोचे, मैं कहते PI की रिपोर्ट दबा दो। यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंस हैं, यानी लोगों की जानो खतरे में, अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है। ये इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बोर्ड बनाया, ग्रेड 22 का ऑफिसर उसे हेड कर रहा था। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन हुकूमत की वजह से सिर्फ PIA के पायलट्स ही नहीं, PIA के असासे भी खतरे में पड़ चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस तरह की किरदार कुशी से PIA के असासे फरोख्त करना चाहती। किस किस्म के लोग हैं जो एक प्लेन क्रैश को इस्तेमाल करके PIA और सिविल एविएशन को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? इसमें हिम्मत कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के पायलट्स पे इस किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं? कोई जाली निगरानी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अपना इंस्टीट्यूशंस को, अपना PIA को, अपना पायलट्स को, अपना सिविल एविएशन को इस हद तक आलमी
लेवल पे किरदार कशी करते हो। नाज़रीन, अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल PIA की मलकियत, इसे फरोख्त करने का मामला आज काबीना इजलास में भी जेरे बहस आया। वज़ीर इत्तलात शिबरी फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूजवेल्ट होटल का बेहतर तरीका इस्तेमाल सोचा जा रहा है। इस वक्त PIA के या उसके जो असासे हैं, जाहिर है उसकी हम एवेल्युएशन कर रहे हैं कि हमारे जो उसकी क्या बेहतर से बेहतर तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है। जो भी होगा इसमें कोई शक नहीं है, उस पर डिस्कशन हो रही है। आखिर न्यूयॉर्क के एक अहम मुकाम पर एक अहम प्रॉपर्टी क्यों फरोख्त की जा रही है? अखबारी इत्तलात के मुताबिक यही रूजवेल्ट होटल 2017 तक $3 मिलियन मुनाफा दे रहा था, लेकिन वजीर आजम के मावन खुसूसी बताते हैं कि रूजवेल्ट होटल तो नुकसान में जा रहा है। 2017 तक मुनाफा देने वाला होटल नाजरीन अब नुकसान में कैसे चला गया? रूजवेल्ट नुकसान में जा रहा है, कब से है? एक ऐसा असासा है पाकिस्तान का जिसको पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनकी एयरलाइन को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। नाज़रीन, अब जो पाबंदी लगी है उससे एयरलाइन को कितना नुकसान हो चुका है, कितना नुकसान मजीद होगा, बात करेंगे साबिक MIA एजाज हारून साहब से। एजाज साहब, कितना नुकसान एक्सपेक्टेड है इस 6 माह की पाबंदी से, और मजीद कितना नुकसान अभी हो सकता है जिस तरह से मिलाइन हुई है PIA? नुकसान तो आप समझ लें कि अभी लास्ट ईयर इन्होंने जो रेवेन्यूज थे शो किए हैं 147 बिलियन, तो आप एक ऐसी रफ एस्टिमेट फिगर ले तो आप उसको आधा कर ले तो तकरीबन समझे कि एनीथिंग अबव 75-80 बिलियन विल बी द रेवेन्यू लॉस। जो आपका वैसे आपकी जो रेपुटेशन है और वो इसकी वजह से जो बिजनेस लॉस होगा फ्यूचर, वो तो इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आई थिंक ऑलमोस्ट इस सूरत हाल में तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई PIA के ऊपर ज़्यादा लोग होंगे जो कि सफ़र करने को तैयार होंगे। बहरहाल अनलेस एंड अनटिल कोई डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी इख्तियार की जाए, कोई प्रोग्राम बनाया जाए जो कि मुमकिन है और हो भी इसको मतलब कवर करने, बट वो 2-3-4 महीने लगेंगे जो टाइम उन्होंने दिया है। ये जो होना था वो हो गया है, ठीक है। इन्होंने बैन लगा दिया है PIA के ऊपर। PIA की जो थर्ड कंट्री ऑपरेशन परमिशन थी जो उन्होंने जो दी हुई थी वो निकाल दी। उसकी वजह ये है कि इन चीज़ों के ऊपर एक कंप्लाइंस होती है, वो उन्होंने PIA को दी हुई थी। PIA वाज नॉट डूइंग द कंप्लाइंस, और कंप्लाइंस में मेजर चीज़ जो इन्होंने नहीं की थी विच इज़ कॉल्ड SMS, विच इज़ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आपने डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, उसमें लोगों को आपने एक्टिवेशन करनी है, लोगों को अवेयर करना है, और फाइनल इसमें होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे स्टेट ने तो किया ही नहीं है। PIA आज नहीं, हमने 2000 मुझे याद है 2009 में वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द SMS सिस्टम इन PIA, और वो इन प्रोग्रेस था, वो चल रहा था। एंड वी वर एक्चुअली सिविल एविएशन के साथ हम सिविल एविएशन के साथ हम काम कर रहे थे। वी वर मोर और लेस इन द लीड एट दैट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली दिस डिड नॉट हैपन एंड द बैन इज देयर। अब वी हैव टू नाउ थिंक कि हाउ टू रिमूव दिस, गेट दिस रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। इसका जो तरीका है वो ये है कि मेरे ख्याल में PIA को और सिविल एविएशन को जो है उनको अप्रोच करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये हमसे हो गया है, हमारी गलती हो गई है, और वी हैव नॉट बीन एबल टू comply with the things that you had highlighted. आप हमारी मदद करें, आप हमें क्या है। इनिशियली वो ये करेंगे, वो ये कहेंगे कि और सबसे बड़ा अभी इस वक्त जो आपका इशू हो गया है वो आपके लाइसेंसेस का इशू हो गया है, आपको अपना लाइसेंस सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप उनको ये कहें कि जी आपका EASA का जो FAA का जो लाइसेंस जो टेस्टिंग सिस्टम है, हम चाहते हैं कि वो हम यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। आप दें, वो अपने लोग भेजेंगे, यहाँ पे सेंटर बनेगा, यहाँ पे वो इम्तिहान अब जो है वो एग्जामिनेशंस वो लेंगे, और वो लेके जब देंगे तो फिर आपके पास मतलब आपका जो पायलट है वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कोई उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकेगा। अब दिस इज अ प्रोसेस दैट वी विल हैव टू स्टार्ट, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वे। लेकिन एजाज साहब, हमने माजी की गलतियों से भी नहीं सीखा सर, एक्सीडेंट हुए उनसे भी नहीं सीखा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तस्वीर फरमाइएगा 2011 या 12 में शायद इससे मिलती जुलती पाबंदी लग चुकी है। पायलट्स की वजह से नहीं मगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पे बरतानिया में पाबंदी लग चुकी थी, और शायद आपका दौर भी 2011 का ही था शायद। तो अगर इसमें सर इसमें हम सीख नहीं पाए हैं, हम कुछ इसको ठीक नहीं कर पाए हैं।
आप जी जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं 2008 में आया था और जब मैं आया था तो उस वक्त पीआईए के ऊपर साफा की रिस्ट्रिक्शन थी। साफा जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो उसकी वजह से उन्होंने पीआई के तमाम A310s के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जंबोस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। बट हमने उस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इसी तरीके से व्हेन आई केम दोज एयरप्लेन्स वर नॉट फ्लाइंग। हम इनके पास गए, हमने इनको कहा कि यार देखिए ये चलो हो गया है, बट द फैक्ट इज अब हमें आप बताएं कि हम जी इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करें। हमने वी वांट टू ऑपरेट। उन्होंने हमें लिस्टें बना के दी, उन्होंने कहा कि जी आप ये करें। वी मेड टीम्स, हमने पूरा उनके कहने के मुताबिक जो उन्होंने कहा हमने उससे 2 हाथ आगे बढ़ के अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस खुद लगाई और चेकिंग स्टार्ट की। और हुआ जी ये कि आफ्टर अबाउट 3 months टाइम एजाज साहब, उन्होंने जब ये मैकेनिज्म प्लीज ये होती है, पूरा सुन मैकेनिज्म लें होता आप। क्या है सर? मतलब आपके दौर में भी ऐसे लोग होंगे शायद जो जिनके पास फेक डिग्रीज होंगी, तो सर इंटरनल मैकेनिज्म होता क्या है जिससे आप पता कर सकें कि कौन किस अहलियत का मालिक है, किसके पास फेक डिग्री है क्या नहीं है? ये फेक डिग्रीज का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो जब ये एग्जामिनेशन का सिस्टम चेंज किया गया, और एग्जामिनेशन का सिस्टम 2012 में चेंज किया गया, और उसके बाद से ये लाइसेंसेस का अच्छा हुआ कि जो जो कि ये कह रहे हैं, मैं अभी भी मतलब ये समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी पायलट ने घर बैठ के कोई लाइसेंस छपवा के साइन करके और फोर्ज करके या फेक लाइसेंस। नो, these licenses are issued by Civil Aviation Authority. There is full-fledged involvement of civil aviation personnel in this at all levels. वो तो अब ठीक ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि अच्छा उन लोगों को देखे। मेरा सिर्फ अब ये कहना है, मैं जो ज्यादा आपको एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ, जो डैमेज है वो तो हमने अपने आप को कर लिया है। आपका डैमेज कंट्रोल का जी प्रोसेस सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आप अब उनके सिस्टम को कहेंगे जी आपका जो सिस्टम है, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, हम उसको अडॉप्ट करने को तैयार हैं। आप हमें बताएं व्हाट डू वी नीड टू डू ठीक है फॉर दिस, एंड वी शुड गो ऑल आउट एंड गो फॉर दैट। और इंशाल्लाह आई थिंक इन 3 to 6 months ये पूरा सिस्टम स्क्रीन हो जाएगा। जब उनका उनका सिस्टम हम अडॉप्ट कर लेंगे तो देन दे विल हैव नो क्वेश्चन। जी इसमें एक मैं थोड़ा सा एक और पहलू ऐड करना चाहता हूं सर। इन जी हालात में हुकूमत प्राइवेटाइजेशन का भी सोच रही है। अच्छा पीआई की सर अब जो साख बन चुकी है इस वक्त, बल्कि इट्स एट इट्स लोवेस्ट राइट नाउ, आपको लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन इन हालात में ठीक होगी, बल्कि ये तो एक तरह से एक तोहफा देने वाली बात होगी? और साथ में ये जरा रूजवेल्ट होटल है, जरा इसके बारे में बताइएगा सर, क्या आपके दौर में भी इसको बेचने की कोशिश की? क्या ये इतना गैर अहम है कि इसको बेच देना चाहिए? नहीं, देखें, पहली वाले जो आपका सवाल है कि जी इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की बात करना तो इंतहाई मतलब अहमकाना बात है, बिकॉज इस वक्त तो पीआई इज एट इट्स लोएस्ट और nobody will want to even touch PIA with a 10-foot pole unless कोई इसी की वजह से लोगों को ये शक पड़ रहा है, और अब आम ये बात हो रही है कि ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया है ताकि पीआईए का ऐसा हाल हो जाए कि हम कहें कि यार सिर्फ यही बंदा है जो ले रहा है, इसको दे दें, और वो एज पर प्लान हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई प्राइवेटाइजेशन, इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि आप ये जो आपने अपनी साख खोई है आप इसको दोबारा वापस लाएं, यू कम बैक इनटू द गेम, और फिर उसके बाद आपने जो करना है वो आप करें। दूसरा आपने सवाल पूछा रूजवेल्ट का। देखिए रूजवेल्ट जो है वो I think last year was the first year that Roosevelt lost money. Otherwise, Roosevelt has always been a profit-making hotel. ठीक है, वो कमाता रहा है, कमाई का होटल रहा है, और उसको बेचना जो है कोई तुक नहीं बनती ये अनलेस उसमें कोई बद नहीं है तो इन्वॉल्व हो। रूजवेल्ट के ऊपर पहले आज हमारे जमाने का आपने मुझे पूछा, आपने हमारे जमाने का पूछा, तो हमारे जमाने में रूजवेल्ट की ओनरशिप में एक अरब था जिसके पास 1% था, 1% शेयर था। हमने गवर्नमेंट के कहने पे उस वक्त वो 1% भी उससे खरीद लिया, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड दैट दिस शुड बी फुल ओनरशिप ऑफ रूजवेल्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और वो वहां पे उस जमाने में आई क्लियरली रिमेंबर के प्रेसिडेंट हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें रूजवेल्ट वाले भी थे, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह थे, और सलमान फारूकी साहब को स्पेसिफिकली ऑर्डर किया गया था कि प्लीज इश्यू ऑर्डर्स दैट रूजवेल्ट, स्क्रीप और दीज होटल्स आर नेशनल एसेट्स, दे विल नॉट बी सोल्ड। दिस वाज द प्लान एट दैट टाइम, एंड आई डोंट थिंक हमारे जमाने में कभी पीआईए के किसी होटल को बेचने की कभी कोई कोशिश की गई हो, या कोई भी मतलब इस तरीके का कभी कोई इशू आया हो।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब एक ऐसे मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पे मुखातिब हूँगा मैं साहिब औलाद लोगों से। अपने बच्चे को सामने रखिए और मैं आपको एक ऐसी तस्वीर की कहानी सुनाऊंगा जिस तस्वीर ने आज दिल दहला दिए हैं। इस सेगमेंट उन तमाम लोगों के लिए है जो दिल रखते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इज़हार किया जाएगा, आंसू बहाए जाएंगे, आलमी ज़मीर की बेदार होने का इंतज़ार किया जाएगा और फिर सब भूल जाएंगे। एक जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में पुलिस की बर्बरियत का निशाना बना था नाजरीन, जिसके हक में पूरे अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े थे। पूरी दुनिया में सहफामों के हुकूक के लिए तहरीक चल पड़ी थी। और एक मुसलमान दुनिया है जहां हर रोज कोई बदनसीब किसी गासिब फोर्स की गोलियों का निशाना बनता है और आलम इस्लाम सोता रहता है, आलमी ज़मीर सोता रहता है। न कोई मुजाहरा होता है, न कोई आवाज़ उठाई जाती। बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड चला दिए जाते। कोई मुल्क बंदूक के जोर पर इस खत्ते को कब्जे में ले ले जिसे हम शहरक कहते हैं, तो जाकर हम बड़बड़ाते हैं, तकरीरें करते हैं, जुम्मे के रोज चंद मिनट का एहतजाज करते हैं और फिर हमारे लिए मामूल की कार्रवाई बन जाती। आज नाजरीन, भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक 3 साला बच्चे के सामने इसके नाना को गोलियों से भून डाला। वो मासूम खौफजदा होकर कितनी ही देर अपने नाना की लाश पर, उसकी छाती पर बैठा रहा और बहुत देर बाद वो आंसुओं के दरमियान कुछ बोला भी तो सिर्फ ये, मुझे माँ के पास जाना है। भाई, इन मारने वालों को बताया कि बच्चे को चॉकलेट या बिस्कुट नहीं चाहिए, उसको अपना नाना वापस आई है जिसकी आंखों के सामने आपने उसको मार दिया। इस बच्चे को अमन चाहिए, इस बच्चे को सलामती चाहिए, इस बच्चे को मुस्तकबिल चाहिए, जमानत चाहिए कि जब वो अपने घर वालों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा हो तो इसे और इसके घर वालों को गाड़ी से निकाल कर मार ना दिया जाए। बंदूक उठाकर जुल्म करने वाले साले सारी दुनिया में एक से होते हैं नाज़रीन। इन्हें बंदूक चलाने से मतलब होता है, इनसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि जिस पर बंदूक चलाई जा रही है इस पर क्या बीतेगी, इसका कसूर क्या है। इन्हें बस दहशत फैलानी होती है, चाहे इसके लिए किसी नन्हे नवासे के साथ जाते किसी बूढ़े को मारना ही। जालिम का तो काम है जुल्म करना। बंदूक उठाकर जुल्म करने वाले तो होते हैं जैसे, लेकिन दुनिया का रवैया सब मजालिम पर एक सा नहीं होता है। अमेरिका में पुलिस ने एक सयाफाम जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया, पूरा अमेरिका इकट्ठा हो गया, पूरी दुनिया में मुजाहरे होना शुरू हो गए, पुलिस के निजाम में इस्लाहात के मुतालिबात किए गए। लेकिन मुस्लिम दुनिया के कितने ही जॉर्ज फ्लॉयड सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाना बनते, न दुनिया में कोई आवाज उठती है, न मुजाहरे होते हैं, न एहतजाज होता है, न इस्लाहात के मुतालिबात होते। यहाँ तक के मुसलमान भी खामोश ही रहते हैं। मकबूजा कश्मीर के साथ साथ फलस्तीन में मुसलमान काबिज फोर्सेस के जुल्म का शिकार। 30 जून को इस्राएली फौज ने अपनी बहन की शादी में जाने वाले एक फलस्तीनी नौजवान को मार दिया, शहीद कर दिया, इस पर फायरिंग कर दी और तड़पने के लिए जमीन पर छोड़ दिया जब तक कि इसकी जान नहीं निकल गई। इस्राएली फौज तो जब निहत्ते फलस्तीनियों को गोली मारती है, इसके बाद तिब्बी इमदाद के लिए आगे बढ़ने वालों को भी शहीद कर दिया जाता है और फिर खुशी का इजहार करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी बन गई। इस्राएली फौजियों को किसी को गोली मारने के लिए किसी बहाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस वीडियो में भी देखें नाज़रीन कैसे इस्राएली फौजी सिर्फ मजा लेने के लिए, एक खेल के लिए एक निहत्ते फलस्तीनी को गोली मार। बर्बरियत का यह सिलसिला कई दहाइयों से जारी है नाज़रीन। आज से 20 साल पहले भी इस्राएली फौजी इसी तरह निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाते थे। तब भी एक बाप ने अपने बच्चे को गोलियों से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गया। आम वीडियो सामने आ चुकी है, आलमी मीडिया इनको कवर कर रहा है, लेकिन आलमी ज़मीर ने चुप साध रखी। कहीं कोई ट्रेंड नहीं चलता। कश्मीरियों की जिंदगियां अहमियत नहीं रखती हैं, फलस्तीनियों की जिंदगी भी इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। आज मकबूजा कश्मीर में एक मासूम बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी का सबसे खौफजदा करने वाला मंजर देखा और आज से 5 साल पहले एक शामी बच्चे के बाप ने खौफ दूर होने के लिए मुल्क छोड़ने का सोचा था। एक कश्ती के जरिए यूनान जाना चाहता था, लेकिन कश्ती डूब गई और बच्चे की जो लाश है वो तुर्की के साहिल पे मिली। तब भी आलमी दुनिया ने आंसू बहाए थे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। शाम में जंग आज भी इसी तरह जारी है, फलस्तीन में जुल्म आज भी इसी तरह जारी है, मकबूजा कश्मीर में जुल्म जारी है। लेकिन मजीद बदनसीबी नाज़रीन ये है कि कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, एहतजाज नहीं कर रहा, मुजाहरे नहीं कर रहा। जॉर्ज फ्लॉयड अहम है, मैं मानता हूँ, सियाफामों की जिंदगियां अहम है, लेकिन खुदारा मुस्लिम दुनिया का भी तो कुछ सोचिए। मुस्लिम दुनिया के हजारों जॉर्ज फ्लॉयड
हजारों नन्हे बच्चे जुल्म का निशाना बनते हैं, सरेआम मार दिए जाते, गाजर मूली की तरह काट दिए जाते। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो किसी की औलाद नहीं है? क्या वो किसी का बाप नहीं होता? क्या वो किसी का शौहर नहीं होता? इतना जुल्म क्यों किया जाता है और उससे बढ़ के इतनी खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? सबने चुप साध रखी है, क्यों खामोश है? इसका जवाब आज आप मत दे, लेकिन मेरा ये ईमान है नाजरीन कि इसका जवाब आपको और हमें क़यामत का दिन देना पड़ेगा। एक मशहूर कॉल है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठो उतनी ही बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। ऐसा ना हो कि आप और हमें इससे भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। एक वक्फा लेते हैं, बात करेंगे। पाकिस्तान का सबसे मशहूर फार्मूला है -1 फार्मूला। जब से पाकिस्तान बना है इसी फार्मूले के तहत चेहरे बदलते जाते हैं। इसी नजरिए के तहत कई नागुज़ीर अफराद हुकूमत से ही नहीं बल्कि सियासत से ही बेदखल किए जा चुके हैं। शहीद लियाकत अली खान से लेकर जनरल अयूब तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक, और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी यही तजुर्बा दोहराया गया। और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि जो -1 का निशाना बनता है, आने वाले वक्त में इसी ने इस फार्मूले को अपना मकसद, या यूं कह लीजिए कि जिसने भी हुकूमत के खिलाफ -1 का नारा लगाया, आने वाले वक्त में इसके खिलाफ भी यही मुतालबा दोहराया गया। इसकी ताज़ा मिसाल PTI की हुकूमत और इमरान खान। आज फिर कौमी मंजरनामे पर इसी बदनामे ज़बाना फार्मूले की गूंज सुनाई दे रही है। इमरान खान नामंजूर के मुतालबे दोहराए जा रहे हैं। घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। PTI अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। -1 का मुतालबा तो कोई नई बात नहीं, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह पहली बार हो रहा है कि जिस इमरान खान के खिलाफ -1 की मुहिम चलाई जा रही है वो खुद भी -1 की बातें कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में तकरीर में उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं -B हो गया तो ऑपोजिशन नहीं बचेगी। चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। न सिर्फ वजीर आजम माइनस किए जाने की बातें कर रहे हैं बल्कि इनके करीबी साथियों को भी इमरान खान को माइनस किए जाने के खदशात लाहक हैं। और शायद इसीलिए नाजरीन काबीना अरकान खुद को और कौम को यकीन दिला रहे हैं कि इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है। सिर्फ इमरान खान ही कौम के निजात दहिंदा है। इस मुल्क का अगर कोई निजात दहिंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान जो है वो वक्त की जरूरत है। चौधरी ने तो 7 माह पहले भी कहा था कि इमरान खान के मुकाबले का लीडर तो PTI में है ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए इन्हें -1 किया ही नहीं जा सकता। इमरान खान के खिलाफ चलने वाली -1 की मुहिम पहली मुहिम नहीं है। 10 साल पहले नजर डालें तो पता चलता है कि हर हुकूमत के सरबराह को ऐसे मुतालबात का सामना रहा। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी PTI की जानिब से बार बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। PTI के मुतालबे पर तो नवाज शरीफ नहीं माइनस हुए, लेकिन फिर नवाज शरीफ की नाअहलियत हुई, इन्हें हुकूमत से माइनस होना पड़ा। लेकिन माइनस होने के बावजूद वो अपनी वापसी के लिए पुरुउम्मीद हैं। अब सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ही इस फार्मूले के खिलाफ नहीं थे बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी नवाज शरीफ को माइनस किए जाने के मुतालबे को गलत करार दिया। जो मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला किया है कि -1 फार्मूला नहीं होगा और नवाज शरीफ ही उनके सरबराह रहेंगे नवाज के, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला उनके लिए बेहतर है। नाज़रीन, और अब यही पीपल्स पार्टी -1 फार्मूले की अलंबरदार है, कहती है। हालांकि खुद पीपल्स पार्टी हुकूमत के सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ भी यही मुहिम चलाई जा चुकी है। मेमोगेट स्कैंडल और हुसैन हक्कानी के अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले आर्टिकल के बाद आसिफ जरदारी के खिलाफ -1 के मुतालबे ने जोर पकड़ा था। इमरान खान भी आसिफ जरदारी नामंजूर का नारा लगाने वालों में शामिल थे। -1 के मुतालबे सिर्फ हुकूमती शख्सियात ही नहीं बल्कि सियासी जमातों के सरबराहान के खिलाफ भी होते रहे। बानी
MQM के खिलाफ -1 की बातें होती रही। खुद इमरान खान मुतालबा किया करते थे कि MQM में से मुत्तहिदा कायद को हटाया जाए, लेकिन MQM के रहनुमाओं की जानिब से हमेशा इस मुतालबे के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाता रहा और फिर मुत्तहिदा कायद की अपनी ही पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर ने वो काम कर दिया कि मुखालिफिन नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो न सिर्फ MQM से माइनस हुए बल्कि कौमी सियासत में भी इनका नाम लेवा कोई ना रहा। कौमी सियासत के उफक पर जो भी बड़ा नाम आया, इसे -1 के मुतालबे का सामना रहा। नाज़रीन, -1 के मुतालबे किए गए, -1 के फॉर्मूले लगाए गए, कोई बच गया तो कोई -1 का शिकार हुआ। इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बानी MQM को माइनस करने की कोशिश करते हैं। आज इन पर खुद माइनस होने की तलवार लटक रही है और अहम बात यह है नाज़रीन कि जो पीपल्स पार्टी शदीद मुखालफत के बावजूद नवाज शरीफ को माइनस किए जाने के खिलाफ थी, वही इमरान खान नामंजूर का नारा लगा रही है। नजरिए में यह तब्दीली क्यों, इसका जवाब हम लेंगे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब से। कमर ज़मान कायरा साहब, एक ऐसी जमात जो नजरियात पर यकीन रखती है, नजरियाती जमात है, क्या वजह है सर के -1 नवाज शरीफ के लिए कबूल नहीं था, -1 आसिफ जरदारी साहब के लिए कबूल नहीं था, इमरान खान साहब के लिए कैसे कबूल है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये -1 फार्मूला बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ घड़ा गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को एलिमिनेट करने के बाद इस जमात को खत्म करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, बड़ी काविशें हुई, लेकिन वो कामयाब ना हुई। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस जमात की क़यादत को संभाल लिया तो फिर ये मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उस वक्त की एजेंसी की तरफ से, उस वक्त की आमरीत की तरफ से ये नारा लगा और ये साजिश और ये विस्परिंग कैंपेन चली, मीडिया कैंपेन चली कि -1 कर ले, यानी बेनज़ीर भुट्टो को अलग कर दें और उनकी जगह कोई और आ जाए तो पीपल्स पार्टी काबिल कबूल हो सकती है। वो नहीं हुआ तो बीबी शहीद की जिंदगी तक तो ये नारे लगते रहे। जब वो वजीर आजम बनी तब भी ये नारे लगते रहे और उसके बाद जब वो शहीद हो गई तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने पार्टी की क़यादत संभाली तो फिर ये नारा था कि जी आसिफ जरदारी को हटा दे, माइनस कर दे। तो ये बुनियाद तो बाकी लोग काबिल कबूल है। हमारा ये इशू था कि हमें कहीं से सनद नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए कहीं से सनद नहीं चाहिए, सनद पाकिस्तान के अवाम की है और हमें किसी के -1 फार्मूले पे न यकीन था न है। आज भी बिलावल साहब के बारे में कहा जाता था, आज भी पीपल्स पार्टी इस फार्मूले के खिलाफ है, थी और है। हम -1 के कभी हक में नहीं थे क्योंकि -1 हमेशा डिक्टेटोरियल माइंडसेट की पैदावार है। ये वो कहते रहे हैं, हमेशा एजेंसीज की तरफ से -1 हुआ है। नहीं तो सर फिर इमरान खान के लिए कैसे कबूल है आपको? मैं गुजारिश करता हूं उस पर। खान साहब जो बात कहते रहे, खान साहब ने तो आज वादे कर दिया ना। खान साहब ने तो अपनी तकरीर में कल कहा कि परवेज मुशर्रफ बहुत अच्छे थे, उनका एनआरओ खराब था। सो परवेज मुशर्रफ की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ नहीं है, उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ नहीं है, उनके -1 फार्मूला से इख्तलाफ नहीं है, एनआरओ से इख्तलाफ है। चले, बेहतरीन है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत की जो आइडियलिज्म है वो बयान कर दिया कि वो किस किस्म की सियासत चाहते हैं। सो गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई गैर पार्लिमानी फोर्स, कोई गैर सियासी ताकत वो उठा के अपने तौर पे चीजें बनाए। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को और अवाम के नुमाइंदों को उनको फैसले करने का इख्तियार दिया जाए। और इमरान खान क्योंकि नाकाम हो गए हैं, ये जो पोजीशन आप ले रहे हैं ये तो बिलावल साहब की पोजीशन से मुख्तलिफ है। ये आप जो फरमा रहे हैं सर, ये बिलावल साहब तो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले, मैं वहां मौजूद था जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने पोजीशन ली है और उन्होंने बड़ी वादे तौर पर हमारी पोजीशन है, ये कोई नई पोजीशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि खान साहब अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो गए, खान साहब बजट के अंदर रिलीफ देने में नाकाम हो गए, खान साहब वजीर आजम साहब जो हैं वो कोरोना में लीड फराहम करने में नाकाम हो गए, वो पाकिस्तान को 18वीं तरमीम और NFC के जरिए पाकिस्तान की जो जुड़त है उसको खराब करने में टूल बन गए। सो ऐसे शख्स को जो हर रोज नए नारे करता है, नया नोटिस लेता है, कभी दवाइयों का नोटिस लेकर दवाइयां महंगी करता है, कभी आटे चीनी का नोटिस लेके आटा चीनी महंगा करता है, कभी तेल के बहरान का नोटिस लेके तेल के ऊपर आसमानी कीमतें बढ़ा देता है। ये लीडर जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अजाब बन गया है, इनका जाना ठहर गया, लेकिन वो जाना इस तरह हो कि वो पार्लिमानी कुव्वतें करें, उनको कोई गैर पार्लिमानी कुव्वत नहीं। ये याद रखिए, -1 का तस्वर हमेशा तो सर उसके लिए तो फिर 5 साल इंतजार करना होगा। आप करेंगे सर 5 साल इंतजार उसके लिए? कोई 5 साल के इंतजार की बात नहीं है। ये बात याद रखिए, असेंबलियों के अंदर से होने वाली तब्दीलियां जमहूरी तब्दीलियां होती है। बरतानिया के अंदर 1 साल में कितनी हुकूमतें तब्दील हुई,
जापान में कितनी हुई? क्या वो आमरीत की पैदावार थी? ये तब्दीलियां पार्लिमान के अंदर से अवाम के नुमाइंदे करें या चुनाव के जरिए करें। अगर पार्लिमान कोई नई हुकूमत बनाने में नाकाम हो जाए तो फिर अवाम की तरफ रुजू कर लिया जाए। ये वो तरीकाकार है जो जमहूरी और अवामी तरीकाकार है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी और हुकूमत को ये नहीं कह रहे, हम सेलेक्टर्स को किसी नई सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पे अर्ज ये है सर, देखिए आपके पास मौका था ये साबित करने का कि पार्लियामान जो है वो नहीं चाहता कि इमरान खान वजीर आजम रहे। बजट आपके पास एक मौका था, वो भी गवा दिया गया। अब ये भी कहा गया कि कुछ हुकूमती अरकान हैं जो अपोजिशन से राब्ते में हैं, वो नाराज भी हैं, उनको भी आप साथ मिला सकते थे। और आप खुद फरमाया करते थे सर जरदारी साहब के वक्त पे कि 5 साल के बाद अवाम फैसला करेगी। तो सर फिर इनको 5 साल क्यों नहीं दिए जा रहे? पहली गुजारिश ये है कि 5 साल के लिए मैंडेट है। इन द मीन टाइम अगर दरमियानी मुद्दत के लिए वो मैंडेट खो बैठते हैं, अवाम में अपनी हैसियत खो बैठते हैं और अवाम उनसे जान छुड़ाना चाहती है, तो फिर अवाम का ये हक है, अवाम के नुमाइंदों का ये हक है, ये आईनी और कानूनी तरीका है। दूसरी गुजारिश ये है, हम किसी गैर आईनी तरीके की बात तो कर नहीं रहे, हम तो ऐवान की बात कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आपने फरमाया कि खान साहब के बारे में हम कोई गैर जमहूरी बातें कर रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि अवामी दबाव के नतीजे में, अवामी फेलियर के नतीजे में 5 साल तो रहना इनका हक है अगर अवाम इनको रखे, अगर अवाम के नुमाइंदे इनके साथ चले। अच्छा। लेकिन अगर वो अपने हर दावे में फेल हो गए, अगर वो हर पॉलिसी में फेल हो गए, कोई रिलीफ देने में फेल हो गए, और आज उनकी जमात के अंदर से इतनी आवाजें पैदा हो रही हैं, आज उनके जो अलाइज हैं उनमें इतने क्रैक्स आ गए हैं, लोग अवामी दबाव की वजह से मजबूर हो गए इनका साथ छोड़ने पे, तो उसकी आवाजें उन क्रैक्स की वजह से आज खान साहब कह रहे हैं कि मैं -1 फार्मूले को नहीं मानता। वही कल तो आप -1 फार्मूला का मानने वाले थे ना, क्योंकि खान साहब का तो आइडियल मुशर्रफ है और मुशर्रफ बिल्कुल -1 फार्मूले पे यकीन करते थे। वो तो असद जरदारी को -1 की बात करते थे, वो तो नवाज शरीफ को -1 की बात करते थे। तो ये बात बड़ी क्लियर है। हम किसी गैर जमहूरी, किसी गैर ये बता दें कायरा साहब जी, आखिर में सर मुख्तसरन मुझे बताइएगा कायरा साहब कि अब तहरीके अदम एतमाद कब लेकर आ रहे हैं आप अपने इस क्या कह लें कि इस मकसद को पूरा करने के लिए? देखिए, इसमें जवाब मैं देता हूं आपको छोटा सा, लेकिन गुजारिश ये है, हम ये बात कह रहे हैं, तहरीके अदम एतमाद की बात नहीं है जी। APC होगी, होने वाली है, शहबाज शरीफ साहब वलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो जो ही वो सेहतमंद होते हैं तो हम APC करके कौमी क़यादत बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करेगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें हम इंडिविजुअली अपनी राय जो भी है पीपल्स पार्टी की, वो मैं आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकता। वहां हम जरूर शेयर करेंगे कि हमारी राय क्या है, कैसे होना चाहिए, लेकिन फिर उस पर इत्तेफाक राय होगा। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि हम बजट में अक्सरियत लाने में नाकाम हो, एक मुत्तफिका स्ट्रेटजी बनेगी कायरा साहब कि किस तरह से इस मकसद को पूरा करना। जी जी गुजारिश जी सर, वो होती है जिनके पास अक्सरियत हो। इनके पास अक्सरियत है लेकिन उधारी है। बजट वो पास करा बैठे लेकिन 50% वोट नहीं ले सके, और वजीर आजम के लिए 50% वक्त खत्म हो गया कायरा साहब। बिल्कुल ठीक है, ये आपका बड़ा अहम पॉइंट जो है वो आ भी गया, वो नोट भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। आपने एक यहाँ पर हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक ऐसी अफरियत का जिक्र करेंगे जो हमारे नौजवानों में चली गई है। ये PUBG गेम जो आप खेलते हैं, लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं उसकी वजह से, वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, क्या घरों को उजाड़ने वाले खेल को खेल कहा जा सकता है? क्या जिंदगियां निकलने वाली गेम को गेम कहा जा सकता है? अगर नहीं तो फिर PUBG भी एक गेम नहीं बल्कि एक कातिल नशा है जो मासूम जहनों पर हावी होता जा रहा है। ऐसा नशा जिसे रोकने पर बच्चे अपनी जान तक लेने लगे। इसी गेम की वजह से लाहौर में गुज़िश्ता 1 माह के अंदर 3 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। नाज़रीन, ये तीनों बच्चे ऑनलाइन गेम PUBG खेलने के शौकीन थे। 2 बच्चों ने तैश में आकर इसलिए अपनी जान ली क्योंकि इन्हें ज्यादा खेलने से मना किया गया था, और एक बच्चे ने जहनी दबाव का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। PUBG की वजह से गुज़िश्ता रोज जब तीसरी खुदकुशी का वाकया सामने आया तो आज PTA ने इस ऑनलाइन गेम पर फौरी तौर पर बल्कि आर्जी पाबंदी लगा दी है। तर्जुमान PTA का कहना है कि गेम पर मुकम्मल पाबंदी का हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। ऑनलाइन वीडियो गेम PUBG से मुबैना
खुदकुशियों की वजह से पुलिस ने भी PTA और FIA से इस गेम पर पाबंदी की दरख्वास्त की। PUBG किस बला का नाम है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बच्चों के ज़हन तबाह कर रहा है? हम बताते हैं नाज़रीन, ये एक पुरतशद्दुद ऑनलाइन गेम है जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स पर मुख्तलिफ तरीकों से खेली जाती है। इस गेम की वाहिद पहचान है कत्लो गारत और खून खराबा। कत्लो गारत के यही मनाचों के लिए कशिश पैदा करते हैं, हालांकि ये गेम उनको नफ्सियाती तौर पर एक पुरतशद्दुद इंसान बनाती है और इन्हें सिर्फ ये लग रहा होता है कि ये तो बस एक गेम है। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि PUBG खेलने वालों को लगता है कि वो भी गेम में मौजूद एक किरदार है और जब इस किरदार की मौत होती है तो वो इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। PUBG नामी ऑनलाइन गेम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिंदगियां निकल चुकी है। भारत में भी PUBG गेम की वजह से कई नौजवान अपनी जिंदगियों से हाथ धो चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। CCPO लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार हमीद साहब, जिन्होंने दरख्वास्त की है FIA और PTA से कि इसको बंद किया जाए। उनकी दरख्वास्त पे अमल भी हुआ है, पाबंदी लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया CCPO साहब आपके वक्त का। सर, आपको जो केसेस आए हैं 3 खुदकुशियों के, आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपको किन बुनियादों पर लगा कि इन लोगों ने PUBG की वजह से अपनी जान ली है? जी, इसमें हर एक केस जो सुइसाइड का होता है उसमें हम एक इंक्वायरी करते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC और उस इंक्वायरी में हम डिटर्मिन करते हैं कि ये सुइसाइड है और अगर है तो क्यों है। इस इंक्वायरी के दौरान हमारे सामने केसेस में ये बात सामने आई कि बच्चे गेम खेलते हुए, यानी एक केस में तो गेम ओपन थी और बच्चे इतने डेस्परेशन पे पहुंच गए कि उन्होंने सुइसाइड कर ली। ये इतनी कम्पेटिटिव गेम है स्पेशली एट द एडवांस स्टेजेस और बच्चे उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर वो उस कंपटीशन की उस सेंस में अगर वो बहुत स्टेबल ना हो इमोशनली और साइकोलॉजिकली तो ये उनको इजीली इतना डिप्रेस कर देती है कि बच्चे जैसे ये 3 केसेस अब तो हमारे सामने ऐसे आ गए हैं जिसमें वो सुइसाइड कर लेते हैं और ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है। हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता चला कि और कंट्रीज़ में भी ये इशू है। इंडिया में भी ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं, दूसरे ममालिक में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। इसलिए इट कैन बी ईजीली सेड कि जो ऐसी कंपेटिटिव गेम्स हैं जो ये बैटल ग्राउंड या इससे रिलेटेड जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव गेम्स जिनके अंदर यूज़ ऑफ वायलेंस बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर ये बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि बच्चे उनकी वायलेंस की वजह से और स्पेशली अगर वो इतने ज़्यादा स्टेबल ना हो या उनको ऐसी इमोशनल सपोर्ट ना मिल रही हो या बहुत इन्वॉल्व हो जाएं गेम में तो उससे उनके अंदर ये इम्कान मौजूद रहता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। तो साहब ये बताइएगा कि आप इसको मुकम्मल बैन करना चाहते हैं या लिमिटेड या रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं किसी खास हद तक या किसी खास एज ग्रुप के लिए? जी, हमने इसमें PTA को और FIA को जो प्रपोज़ल दी है वो हमने उनको एक तो अपना डिटेल्स बताई हैं सारी कि ऐसे ऐसे जो केसेस हुए हैं उन केसेस में 2 केसेस में एटलीस्ट जो डिटेल्स हुई हैं हमने उनको वो साथ दी हैं। SHOs की और बाकी सारी जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं वो उनको साथ हमने एनेक्सचर के तौर पे भिजवाई हैं और हमने उनको ये बात बताई है कि हमारे जो असेसमेंट है उसके मुताबिक इसमें अगर और कुछ भी ना करें तो भी एक ख़ास एज से पहले बच्चों को उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 जो बहुत यंग एज है। नंबर 2 उस एज से जो टीन एज की कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एज वो डिटरमिन कर ले 13-14 उससे नीचे इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर एक ब्रैकेट एज की जैसे 13-14 से ऊपर वो फॉर एग्जांपल 18 तक वो समझते हैं या उससे बियॉन्ड, तो उसमें वो कोई पेरेंटल गाइडेंस का सिस्टम ज़रूर रखें कंपलसरी। और कुछ फिर उसके बाद अगर आप वो समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं जो एडल्ट्स हैं तो उनको वो बेशक इसमें अलाउ कर दें। तो इस पर पूरी दुनिया में मैकेनिज़म्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए मॉनिटरिंग भी की जा सकती है, पेरेंटल गाइडेंस का निज़ाम भी जो है इट कैन बी पुट इन प्लेस और साथ ही उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट का सिस्टम भी किया जा सकता है। और जहाँ वो समझते हैं कि डैमेज इतना ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ वो इस गेम के जो मेकर्स हैं या जो उनकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CCPO साहब, आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पाक।